गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज जो है प्रतिदिन की तरह हम अध्ययन कर रहे हैं और आज का हमारा जो प्रकरण है वो प्रकरण है समास। इसके कुछ पॉइंट जो है हमने पढ़ लिए थे, कक्षा 10 के लिए है। तो देखिए विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसके कुछ उदाहरण जो है हमने पढ़ लिए थे, जिनमें से जैसे कि कर्ण तत्पुरुष, ये हमने अध्ययन कर लिया था, लेकिन इसके विषय में थोड़ा सा जानेंगे। कर्ण के या से द्वारा, यानी कि इसका मतलब है कर्ण तत्पुरुष यानी से द्वारा या के द्वारा कोई माध्यम होगा, उसके द्वारा जो है कार्य सिद्ध होगा। जैसे वाक युद्ध, वाक युद्ध। तो देखिए परिभाषा आपको लिखा दी थी, वाक युद्ध से आशय है युद्ध हो रहा है। प्रथम पद उत्तर पद, प्रथम पद है, ये उत्तर पद है। युद्ध, युद्ध हो रहा किससे? वाक यानी वाणी। तो वाणी से युद्ध क्या हो जाएगा? वाणी से युद्ध। तो वाणी के द्वारा युद्ध, के द्वारा यानी से द्वारा, वाणी से युद्ध हो रहा है। किसके माध्यम से युद्ध हो रहा है? वाणी के द्वारा, वाणी के द्वारा युद्ध हो रहा है। तो से द्वारा या के द्वारा जो है ये कर्ण कारक तत्पुरुष में आता है। इसी प्रकार देखिए श्रम साध्ये, अगला है श्रम साध्ये। प्रथम पद यह है उत्तर पद। तो श्रम से साध्य सिद्ध हो रहा है कार्य किसके द्वारा? श्रम से, कठिन मेहनत परिश्रम से जो है कार्य सिद्ध हो रहा है। तो से द्वारा, श्रम के द्वारा सिद्ध होना अर्थात श्रम से साध्य। इसी प्रकार आगे देखिए ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त, ये वही प्रथम पद है, ये उत्तर पद है। ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, जिस शब्दों में दिया है उसी में आंसर दीजिए। ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, के द्वारा, यानी कि हमें जो प्राप्त हो रहा है, प्रदत्त प्रदान किया गया, किसके द्वारा? ईश्वर के द्वारा। यानी ईश्वर ने हमें प्रदान किया, हमें जो प्राप्त हुआ, हमें जो प्राप्त वो किसके द्वारा हुआ? ईश्वर के द्वारा। किसके द्वारा प्राप्त हुआ? ईश्वर के द्वारा। तो कोई भी चीज या जो भी हमारा साध्य चीज है वो किस माध्यम या किसके द्वारा होता है? तो से द्वारा या के द्वारा, ये कर्ण कारक के अंतर्गत आता है। तो ये चीज हमने इसका अध्ययन कर लिया था। अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार जो है
इसी प्रकार संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। तो देखिए विद्यार्थियों, संप्रदान तत्पुरुष, ये जो संप्रदान कारक है, ये जो हमारा संप्रदान कारक है, इसका है संप्रदान के लिए, इसका जो पहचान चिन्ह है वो है के लिए, संप्रदान के लिए। तो इसी प्रकार देखिए रसोई घर, रसोई घर परिभाषा में हमने पढ़ा था तो देखिए इसी प्रकार रसोई घर, तो पहले हमने परिभाषा में पढ़ा था कि जो तत्पुरुष समास है उसमें विभक्ति का लोप जो है सिद्ध हो रहा है। तो विभक्ति ये है आपके सामने, विभक्ति चिन्ह, तो इसका लोप कर दीजिए। प्रथम पद, हम देखिए इस चीज को कभी नहीं भूलेंगे कि इसमें प्रथम पद और उत्तर पद अर्थात द्वितीय पद हमें मूल रूप से समास, वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि समास जहाँ नाम आता है वहाँ इसका मतलब यह है कि दो शब्दों सार्थक शब्द होते हैं, मेल, एक जगह बैठाना, ये एक जगह बैठाया हुआ है, हमें इसका समास विग्रह करना है। तो जब दो चीजें एक जगह, दो शब्द या दो पद जो है एक जगह विद्यमान है, इसको हम इसको अलग अलग करेंगे, ये एक प्रकार से संक्षिप्तीकरण हो जाता है अर्थात शॉर्ट। तो प्रथम पद देखिए रसोई है, उत्तर पद या द्वितीय पद जो है घर है, तो प्रथम पद लिखिए रसोई, प्रथम पद लिख दिया, कार्य के लिए क्या, उत्तर पद क्या है घर, तो क्या हो गया रसोई के लिए घर, रसोई घर। ये हिंदी शब्दकोश के अंतर्गत ये इसलिए आता है कि हम यदि इतना बड़ा वाक्य लिखे इसके बजाय इसी को इसी में लिख दिया तो रसोई घर, तो इसका देखिए एक तो इतना बड़ा वाक्य है और एक इतना बड़ा, तो ये दो पद हैं, दोनों को हमने एक जगह बैठा दिया, ये समास कहलाता है। बस यही एक प्रक्रिया है जो समास के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार हम आगे चलेंगे और देखिए गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, तो गुरु शब्द है और एक है दक्षिणा, तो प्रथम पद और ये उत्तर पद है। प्रथम पद लिखो गुरु, विभक्ति का लोप कीजिए के लिए, क्या उत्तर पद क्या है दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। फिर आगे चलते हैं न्यायालय, न्यायालय, तो इसमें देखिए न्याय, और यहाँ पे हम इसको तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो यहाँ पर तो हो जाएगा न्याय, यहाँ हो जाएगा आलय, अगर आप चाहो तो इसका संधि विच्छेद बता देता हूँ, न्याय इधर है आ, अर्थात आ मीन्स आ की मात्रा, और देखिए दीर्घ संधि है इसमें, न्याय का न्याय, यहाँ आम ने लय का लय, ये न्यायालय हुआ। तो न्याय अलग शब्द है, आलय अलग शब्द है, अर्थात दोनों को हमने एक जगह बैठा के न्यायालय शब्द बनाया। अभी इसको देखिए न्याय, प्रथम पद ये हुआ, ये उत्तर पद है, तो प्रथम पद क्या है न्याय, वही चीज है के लिए,
उत्तर पद क्या है? आले। आले देखो न्याय यानी न्याय होता है, आले का मतलब होता है भवन या मकान, जिसे हम कहते हैं भवन। ऐसा भवन जहाँ पर हमें न्याय प्राप्त होती है, अर्थात न्याय का कार्य किया जाता है, जहाँ पे न्याय संपादित कार्य क्रियान्वित होता है, ऐसा भवन वो न्यायालय कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए। सत्याग्रह। सत्याग्रह सत्य वही चीज यहां पर जो यहां पर है वो यहीं पर है, आग्रह है। प्रथम पद है, उत्तर पद है, सत्य के लिए क्या है? सेकंड पद आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। आगे चलते हैं और अब हम जो है अगला पढ़ेंगे संप्रदान। तत्पुरुष के बाद में आता है 5वें नंबर का या 4थे नंबर का, क्योंकि हमने कर्ता जो है वो छोड़ा था। इसके बाद में 4था या 5वां जो है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष समास। देखिए अपादान तत्पुरुष समास जो है ये जो है अलग होने के अर्थ में आता है, होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। मैं विद्यार्थियों आपको समझाना चाहूँगा अलग होने के अर्थ में कैसे कोई भी चीज़ है, कोई वस्तु है, प्राणी है, जीव जगत है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अर्थात कहना मैं चाह रहा हूँ कि वो मूल चीज़ से अलग हो रही है, तो जहाँ पे अलग हो रही है उसी में संस्कृतानुसार, संस्कृत में रामात आपने पढ़ा होगा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग, वही चीज़ें हैं किसमें? अपादान पंचमी 5वां नंबर का है। तो ये अलग होने की योग। मैं एक बार छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो देखिए मान लीजिए ये कोई पेड़ है और यहाँ पर जो पत्ता है वो टूटा और धरती पे गिर गया। अब जो पत्ता था यहाँ पर लगा हुआ था वो टूट करके यहाँ गिरा, तो जो पत्ता पेड़ के लगा हुआ था वो पेड़ से टूट करके धरती पे गिरा, लेकिन पेड़ से अलग हो गया। तो इस अलग होने की प्रक्रिया में पंचमी विभक्ति अर्थात अपादान तत्पुरुष समास का प्रयोग होता है। तो जो पत्ता था वो गिर करके पेड़ से अलग हो गया, तो वही रामात है। तो वृक्ष क्या होगा? वृक्षात पत्रम कर्म, अर्थात पत्ता है, पत्रम गिरता है, पतति, ये लो सब। अर्थात मैं कहने ही चाह रहा हूँ से अलग हो रहा है। देखो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो से अपादान अलग होने के अर्थ में इसका ये होता है पदान से अलग होने पर, से अलग होने पर, ये इसका कारक चिन्ह माना जाता है। से अलग होने पर, अलग होने का अर्थ है बात एक ही है, दोनों का मतलब ये कि है। तो
से अलग। तो इसी प्रकार यहीं भी एक समास है। तो देखते हैं हम, रण विमुख, रण विमुख। तो देखिए, हम जब भी समास विग्रह करेंगे, विद्यार्थियों सोचने की बात है, ध्यान देने की बात है। जब भी हम समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह करते समय आपको एक चीज नोट करनी है, चाहे परीक्षा में किसी प्रकार प्रश्न पूछा जाए, कितना भी कठिन वर्ड हो, उसमें आपको एक चीज देखनी है, जो भी वर्ड दे रखा है आपको या जो शब्द दे रखा है समासयुक्त, उस शब्द में आपको सिर्फ दो, अर्थात प्रथम पद और उत्तर पद छांट लेने हैं। किस प्रकार, जैसे भी पहले बताया, और आगे देखिए, रण विमुख, रण यानी युद्ध क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, और ये प्रथम पद हो गया। उत्तर पद यानी बाद का, यानी सेकंड पद, विमुख, विमुख होना, युद्ध से विमुख होना, युद्ध में नहीं जाना, भग जाना वहां से, विमुख होना, युद्ध नहीं करना, इसका मतलब ये होता है। तो प्रथम पद रखिए, रण से विमुख, अर्थात वह युद्ध से क्या हो गया, अलग हो गया, वो रण क्षेत्र में नहीं जा रहा है, वो अलग हो गया। मैं युद्ध नहीं, जैसे मान लीजिए कोई सैनिक है, उसने कहा साहब मैं युद्ध क्षेत्र में नहीं जाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसने ये कहा, तो रण से विमुख, अलग हो गया, रण क्षेत्र से अलग हो गया। तो रण क्षेत्र अलग होने का अर्थ में क्या हुआ, अपदान तत्पुरुष है। इसी प्रकार देखिए, पदच्युत, अगला है हमारा पदच्युत। पहला है पदच्युत यानी अलग होना, किससे, पद से। तो क्या हो जाएगा, पद से च्युत, पद से अलग होना। कोई पोस्ट है या कोई सीट या पद जिसे हम कहते हैं, तो वो अपने पद से हट गया, अलग हो गया, छोड़ करके चला गया, तो पद से च्युत होना, पद छोड़ देना आदि सब बातें जो है ये पदच्युत में कहलाती है। तो वो पद से अलग हो गया, अपनी सीट से अलग हो गया, तो अलग होने के अर्थ में अपदान तत्पुरुष है। इसी प्रकार देखिए, ऋण मुक्त, अगला है ऋण मुक्त। तो ऋण से, वो इससे मुक्त, ऋण से मुक्त। इतने दिन उसके सिर पे बहुत कर्जा था, आज वो कर्जा उतर गया, है ना, अलग हो गया, कर्जे से मुक्त हो गया, कर्जे से आज़ादी, कर्ज से मुक्त हो गया, अलग हो गया, उसका कर्जा नहीं है, अलग हो गया, तो अपदान तत्पुरुष। तो देखिए, दूरागत एक और है, दूरागत, वही संधि जो भी मैंने बताई वही है इसमें भी, दूर धन आगत, दूर धन आगत, ये मैंने संधि कर दिया, वही प्रथम पद है, ये उत्तर पद है, दूर से आगत, दूर से आगत। अब इसका मतलब ये है, दूर से आ रहा है, तो ये कोई स्थान था, बहुत दूर था, वहाँ से आ गया, तो वो चीज़ यहाँ से आ करके यहाँ गया, तो उस जगह को छोड़ दिया ना, उससे तो अलग हो गया ना। तो ये अलग होने की जो प्रक्रिया है, यही क्या कहलाती है, अपदान तत्पुरुष कहलाती है, दूर से आगत। अब देखिए, अब चलेंगे हम इसके आगे जो है, संबंध तत्पुरुष। अगला हमारा जो है
संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। देखिए विद्यार्थियों, संबंध तत्पुरुष समास के जो चिन्ह हैं का, के, की, रा, रे, री, जो भी है, गा, गे, गी आदि जो भी है, तो इसमें देखिए संबंध तत्पुरुष में ये दो वस्तु, प्राणी, स्थान आदि जो संज्ञा सर्वनाम होते हैं उनमें संबंध स्थापित करता है। तो संबंध स्थापित का बोध कराता है। तो इसी प्रकार जैसे मान लीजिए राजपुत्र, राजपुत्र, तो प्रथम पद है राज यानी राजा का, पुत्र यानी पुत्र बेटा, प्रथम पद राजा हुआ, उत्तर पद जो है क्या हुआ, पुत्र हुआ। तो राजा का पुत्र। अब देखिए दो व्यक्ति है, दो संज्ञाएं हैं, दो संज्ञाओं के बीच में जो है ये संबंध स्थापित कर रहा है क्या, का, कि राजा का पुत्र। पुत्र किसका है, राजा का है। तो का, के, की, रा, रे, गा, गे, गी जो भी है ये संबंध तत्पुरुष में आता है। इसी प्रकार देखिए गंगा जल, गंगा जल प्रथम पद है, ये उत्तर पद है, सीधा सीधा है। गंगा का जल, जल किसका है, गंगा का है। किसका है, गंगा का है। तो ये संबंध स्थापित कर रहा है। इसी प्रकार देखिए कन्यादान, कन्यादान दान दे रहा है, वो दान है किसका है, कन्या का। प्रथम पद है, उत्तर पद है, कन्या का दान क्या कहलाया, कन्यादान। इसी प्रकार देखिए स्वर्ण पात्र, स्वर्ण पात्र, स्वर्ण यानी सोना धातु, पात्र यानी पात्र कोई बर्तन है, तो वो पात्र किसका है, सोने का। तो क्या हो जाएगा, सोने का पात्र क्या हुआ, स्वर्ण पात्र। सभापति, इसी प्रकार देखिए सभापति, सभा प्रथम पद है, पति उत्तर पद है, पति यानी स्वामी, मालिक, सभा का पति यानी स्वामी मालिक, सभा का जो अध्यक्ष या हम इसे कहें कि पति स्वामी, वो कौन है, सभापति। तो विद्यार्थी इसी प्रकार संबंध तत्पुरुष में है, जो दो प्राणी, वस्तु, संज्ञा, सर्वनाम आदि के बीच में क्या करता है, ये संबंध स्थापित करता है। क्या करता है, ये संबंध स्थापित करता है, वो ही संबंध तत्पुरुष समास कहलाता है। और अब देखिए अधिकरण, ये अंतिम छोर पे हम चल रहे हैं। अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण में पर ये आदि, ये इसके चिन्ह है, पहचान चिन्ह है। तो देखिए विद्यार्थियों, अब है जैसे आप बीती, आप बीती, मान लीजिए ये जो आप बीती है, इस आप बीती में प्रथम पद कौन सा है, आप, उत्तर पद क्या है, बीती। अब दोनों में क्या करेगा, ये चिन्ह आप ये बताएंगे, ये चिन्ह
कि आप, अब यहां पर हमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, आप पर बीती, आप पर बीती, किस पर बीती? आप पर। इसी प्रकार देखिए, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर, आत्म प्रथम पद, निर्भर उत्तर पद। आत्म, आत्म का मतलब होता है स्वयं, स्वयं पर, वही पर, किस पे निर्भर है? किस पर? स्वयं पर, तो पर निर्भर, ये क्या कहलाया? स्वयं पर निर्भर। एक उदाहरण और देख लीजिए, ध्यान मग्न, ध्यान मग्न, तो प्रथम पद है, ये उत्तर पद है। प्रथम पद है ध्यान, मग्न में आ गया, ध्यान में मग्न, क्या हो गया? ध्यान मग्न। तो विद्यार्थियों इसी प्रकार जो है ये तत्पुरुष समास यहीं पे समापन की ओर है। ये आपका तत्पुरुष समास हो चुका है। अब जो है हम आगे जो आपका कर्मधारय तीसरा समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, जिस समास में पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, या हम ये भी कह सकते हैं कि जिस समास में पहला पद संज्ञा पद अर्थात विशेषण अथवा उपमान होता है और दूसरा पद जो है विशेष्य अथवा उपमेय होता है। तो विद्यार्थियों देखिए, परिभाषा में लिखेंगे हम इसके, जिस समास में पहला पद विशेषण हो तथा दूसरा पद विशेष्य हो, विशेष्य हो। एक तो ये लाइन है इसके लिए। अगर इसी लाइन को मैं ये कह दूं कि जिस समास में पहला पद क्या हो? उपमान हो और दूसरा क्या हो? उपमेय हो। ये एक परिभाषा है, दोनों का मतलब ये है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है। हम इस भाषा में लिख सकते हैं, इस भाषा में, बस इन शब्दों का फर्क है और कुछ भी नहीं है। और इन शब्दों को मैं समझा देता हूँ एक बार। देखिए, मैंने प्रारंभिक अवस्था में ये बताया था कि प्रथम पद और उत्तर पद होगा। पहला पद कर्मधारय का नाम आते ही आप थोड़ा सा ध्यान से समझे, क्योंकि कर्मधारय है बहुब्रीहि समास। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं इसमें जो काफ़ी हमें शंकित या भ्रमित कर देते हैं, तो वो भ्रमित ना हो, शंकित ना हो, उस चीज़ को मैं यहीं पे डेफिनेशन कर लेता हूँ, क्योंकि आगे हम जो है उसको पढ़ेंगे तो जो है बहुत बड़ी समस्या या भ्रमित ना हो, शंकित ना हो, तो उस चीज़ को मैं यहीं पे दोहरा देता हूँ। पहले दिन शब्दों को जो है, इन शब्दों के अर्थ के बारे में जानेंगे। देखो, विशेषण आप वही हमने पहले पढ़ा, क्रिया विशेषण है,
पढ़ा था नहीं होता। तो विशेषण का मतलब विशेषता बताना, विशेषता बताना। देखो विशेषण का मतलब, और विशेषता किसकी बता रहा है? जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, ये विशेषण होता है। जिसकी विशेषता बता रहा है वो विशेषण कहलाता है, और क्या विशेषता बता रहा है वो विशेषण कहलाता है। इसी प्रकार उपमान का मतलब विशेषण है, और उपमेय का मतलब क्या है? विशेषण है। उपमान यानी क्या विशेषता बताया, और उपमेय मतलब किसकी विशेषता बताता है। बस बात एक ही है, दोनों को हम एक ही लाइन में परिभाषा चाहे ये परिभाषा लिख दो चाहे ये परिभाषा लिख दो, बात एक ही है। इसी प्रकार अब हम उदाहरण की ओर चलते हैं। मतलब मैं आपको ये बताना चाहूँगा बच्चों, शॉर्ट एंड स्वीट तरीका यही है। देखो एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ मैं कि नील कमल, नील कमल। देखो हम यहाँ परिभाषा में ये भी लिख सकते हैं कि दूसरा पद क्या हो? संज्ञा हो। पहला पद नहीं हो, दूसरा पद क्या हो? संज्ञा। संज्ञा अर्थात कि कोई वस्तु प्राणी का नाम हो, संज्ञा हो। ये पहला पद, इसमें परिभाषा में क्या लिखा था? विशेषण है। पहला पद विशेषण है, और ये उत्तर पद यानी द्वितीय पद जो है क्या होगा? संज्ञा होगा, या हम इसको क्या कर सकते हैं? विशेष्य होगा। विशेष्य अर्थात उपमेय, उपमेय ये भी हम कर सकते हैं। ये मतलब एक ही बात है। तो अब आपको एक बात ध्यान देने की है, कर्मधारय परिभाषा रटने और ज़्यादा ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बात मैं बताने जा रहा हूँ, वही कर्मधारय में आप दिमाग में सेव कर लो, कभी नहीं भूलोगे। कर्मधारय का नाम आते आपको एक बात सोचनी है कि दूसरे पद की पहला पद, दूसरे पद की पहला पद विशेषता बताएगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि पहला पद जो है दूसरे पद की क्या बताएगा? पहला पद दूसरे पद की क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। दूसरा पद तो बस अपने आप में कोई संज्ञा होगा, विशेष्य होगा, उपमेय होगा। पहला पद दूसरे पद की क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। अब आपके सामने है, ये उदाहरण आपके सामने है। अब देखिए पहला पद है नील और दूसरा पद है कमल। कमल संज्ञा है, कमल क्या है? संज्ञा है। और नील क्या है? नील यानी नीला। नीला क्या है? रंग है। विशेषता बता रहा है कि कमल कैसा है? नीला है। कमल कैसा है? नीला है। तो कमल अर्थात दूसरे पद की विशेषता बता रहा है क्या? पहला पद। नीला है जो कमल, नील कमल। सीधी सी बात। बस आपको ये एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर समझने की बात यही है कि यहाँ पर पहला पद जो है दूसरे पद की विशेषता बताता है, लेकिन अन्य अर्थ प्रधान नहीं होता। ये बात आप ध्यान रखना कि अन्य अर्थ नहीं निकले, कोई तीसरा अर्थ नहीं निकले। यहाँ दो अर्थ निकले हुए हैं, तीसरा अर्थ नहीं निकले, क्योंकि अन्य अर्थ अर्थात तीसरा अर्थ यदि निकलता है तो फिर समास अलग हो जाता है, बहुब्रीहि समास में चला जाता है। इसीलिए एक और देख लीजिए, महापुरुष, महापुरुष। देखिए पहला पद महा और पुरुष, पुरुष कैसा है? महान है। महान क्या है? लक्षण है, अर्थात विशेषण है। लक्षण बता दिए, विशेषता बता दी। और पुरुष कैसा है? महान है। तो महान है जो पुरुष क्या कहलाया? महापुरुष। ये लो साहब, बिल्कुल सीधा सीधा है। मुख चंद्र, मुख चंद्र। देखिए पहला पद दूसरा पद बिल्कुल सीधा सा है। चंद्र यानी चांद, चंद्रमा।
मुख यानी कि मुंह है। तो इसका होगा मुख रूपी चंद्रमा। मुख रूपी चंद्रमा, यहां मुख रूपी चंद्रमा है। इसका ये भी हो जाएगा कि मुख के समान, या ये हम तुलनात्मक नहीं कर सकते क्योंकि तुलनात्मक करेंगे तो इसमें हो जाएगा चंद्रमुखी, लेकिन इसका हम हिंदी ये आपका इसके अनुकूल समास विग्रही होगा, मुख रूपी चंद्रमा, या रूपक अलंकार हम कह सकते हैं, उपमा अलंकार नहीं कह सकते। चंद्रमुखी होता तो यहाँ पर जो है उपमा अलंकार हो जाता। तो देखिए मुख रूपी चंद्रमा यानी उस मुख कैसा है, कितना सुंदर है मुख, उस चंद्रमा के समान। तो मुख की जो विशेषता है वो किसके समान बता रहा है, चंद्रमा के समान। तो जो विशेषण है वो ये है, चंद्रमा के समान। आगे देखिए कमल नयन। कमल नयन, नयन है वो किसके समान है, कमल के समान। तो क्या हो जाएगा, कमल के समान नयन। कमल के समान नयन यानी उसकी आंखें हैं वो किसके समान है, कमल के समान है। किसके समान है, कमल के समान। नीलाकाश, नीलाकाश, आकाश कैसा है, नीला है। आकाश कैसा है, नीला है। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब जो है आगे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।